अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर डाउ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल कराची में काम करता हूँ। आज की इस टॉक का बुनियादी मकसद ये था कि एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टेंस के हवाले से कुछ बात की जाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते क्या हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये होते हैं कि जब कोई बैक्टीरिया किसी भी रूट के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए और उससे हमें इन्फेक्शन हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस रूट से हमारी बॉडी में इंटर होता है और उस पर जिस साइट पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, इन्वेड करता है, तो उस साइट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी कि सांस का इन्फेक्शन, तो डिपेंड करता है कि सांस का इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रोट को ख़राब करता है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ के सिम्टम्स खांसी, नज़ला, बुखार आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ही जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं या जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें पेट की खराबी, मोशन, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। या यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब के डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस रूट से आता है और किस जिस्म के हिस्से को मुतासिर करता है, तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी होती हैं। एंटीबायोटिक्स उन दवाइयों को कहा जाता है, उन मेडिसिन्स को कहा जाता है जो बैक्टीरियाज को किल करती हैं और हमें उस इन्फेक्शन से आज़ाद कराती हैं, इराडिकेट करती हैं उन इन्फेक्शन को। उसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ड्रॉबैक जो है एंटीबायोटिक्स का वो होता है कि अगर सही तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं की जाए, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स से एंटीबायोटिक्स ना ली गई हों, जैसे कि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में आजकल क्विक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, या कोई जो है अनअथोराइज्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के लिए ये नेसेसरी है कि उसका प्रॉपर डोजेज हो और लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट, जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कम्प्लीटली एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इराडिकेट हो जाए और पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स भी डेवलप ना हो। अगर एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर डोजेज नहीं ले रहे हैं, कोई भी पेशेंट नहीं ले रहा है, तो उससे ये होता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरा नहीं होता। सेकंड ये कि पेशेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक के हवाले से। थर्ड ये होता है कि ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, जिस पर्पज़ के लिए एंटीबायोटिक दी गई है, तो उस ट्रीटमेंट को वो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और रिकवरी में डिले हो जाती है। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीबायोटिक का प्रॉपर डोज हो, प्रॉपर लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट हो और उसका अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन वो एंटीबायोटिक दी जाए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेल्फ मेडिकेशंस। अब सेल्फ मेडिकेशन हमने ये देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन पेशेंट किसी और पर्पज़ के लिए कभी एंटीबायोटिक ली है तो वही मेडिकेशन पेशेंट दोबारा किसी और इन्फेक्शन के लिए स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार ये इन्फेक्शन पहले हुआ था और उसके लिए हमने एंटीबायोटिक ली थी, तो यही इस एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन के लिए भी काम करेगी। तो सेल्फ मेडिकेशन से क्या होता है कि वो डेफिनेटली वो पेशेंट उस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि वो इन्फेक्शन इस एंटीबायोटिक से इराडिकेट होगा या नहीं होगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के भी चांसेस होते हैं और वो रिकवरी भी नहीं होती। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि पेशेंट को उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होना हो जाते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड की जानी चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसमें जीन म्यूटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया होता है
वो म्यूटेशन डेवलप करता है अगेंस्ट वन एंटीबायोटिक। तो उसकी वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मगर म्यूटेशन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर which can lead to the antibiotic resistance. सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियादी सवाल ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोका कैसे जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हम प्रैक्टिशनर्स इस चीज़ को काफ़ी एक चैलेंज फील कर रहे हैं इस वक्त कि डे बाय डे बिकॉज ऑफ द मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा ये एक तशवीश पाई जाती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेशेंट्स को कैसे डील किया जाए। और उसकी वजह से एक ये भी एक लीडिंग काज बनता जा रहा है, काज ऑफ डेथ, कि जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस वक्त सबसे ये बुनियादी क्वेश्चन ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे रोका जाए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए दोनों एंड पे कोशिश होनी चाहिए। एक तो पब्लिक को भी कोशिश करनी चाहिए और फिजिशियंस को। ये हमारी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक प्रॉपर एंटीबायोटिक जो उस इन्फेक्शन के लिए कल्चर बेसिस पे, जिसमें हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी का एक टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक एंटीबायोटिक हम देते हैं कि ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये हमारी फिजिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक प्रॉपर एंटीबायोटिक तजवीज़ करें। और पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, एक अथोराइज्ड एंड लाइसेंस्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक का स्टार्ट ना करें। और उसका प्रॉपर, अगर एंटीबायोटिक कोई डॉक्टर तजवीज़ करता है तो उसका एक जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है उसको प्रॉपर यूज़ करें और उसके गैर ज़रूरी जो है ना इस्तेमाल करने से गुरेज करें। तो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को रोकना बहुत ज़रूरी है, बजाय ये कि हम उसके दूसरी एंटीबायोटिक्स और तीसरी एंटीबायोटिक्स पे जाएं। उससे बेहतर है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए जो आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल किया जाए। एंटीबायोटिक्स के साथ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम सपोर्टिव मेडिसिन कहते हैं, उनका भी एक रोल है अपना एंटीबायोटिक्स के साथ यूज़ करने का। पेशेंट्स मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ आते हैं, उसका प्राइमरी रीज़न तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। मगर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी साथ में होते हैं जिनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं। सांस का मसला है तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टीरॉइड्स का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। मगर एंटीबायोटिक्स के साथ हाइड्रेशन और रेस्ट और इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इनका भी बहुत अच्छा रोल है कि पेशेंट सही तरीके से रेस्ट करे, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल करे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे और सपोर्टिव मेडिकेशंस, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स या कोई शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या एंटी हिस्टामिन्स जिसको एंटी एलर्जिक्स भी हम कहते हैं, उनका इस्तेमाल साथ में, और बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स ये भी साथ में दी जा सकती हैं उन एंटीबायोटिक्स के साथ इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसके साथ साथ मेरा लास्ट में मैं अपनी इस टॉक को कंक्लूड करूँगा कि मेरा पब्लिक के लिए और अपने जूनियर कलीग्स के लिए ये मैसेज है कि खुदारा एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल सही जगह पे किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बिल्डअप होता जा रहा है जो फ्यूचर में हम सबको फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक्स कम होती जाएंगी और हम ये फील करेंगे कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं बची कि इस इन्फेक्शन को ठीक करें। इस वक्त भी हम इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, मगर अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करें और उसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, माय कलीग्स डॉक्टर्स, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ साथ पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ किया जाए। जहाँ पे ज़रूरत है डेफिनेटली दी जानी चाहिए, मगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो नहीं देनी चाहिए। थैंक यू।